इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, कश्मीर हमारा है जैसे नारे उभारने वालों के प्रति पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। दिल्ली में अलग तरह की हलचल मची। उधर श्रीनगर में अधिकारियों की जान के लाले पड़े थे। बड़ी गहमा गहमी थी। उतने सारे अधिकारी कर्मचारी गए हैं, उनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? मंत्रियों और अफसरों की मीटिंगें होने लगी। विचार विमर्श होने लगा कि क्या कुछ किया जाए जिससे एक ओर उन्हें सुरक्षा मिले और दूसरी ओर उनका विश्वास लौटे। केंद्र के निर्देश से जम्मू कश्मीर पुलिस ने रातों रात स्थिति को कंट्रोल में ले लिया। डीआईजी पुलिस जम्मू कश्मीर भी पहुंच गए। उन्होंने कहा, हमें पहले क्यों नहीं सूचित किया? यदि हमें सूचित करते तो ये घटना होती ही नहीं। किंतु यह तो महज बहाना था। इस स्थिति में कुरुविलाजी श्रीनगर पहुंचे। उनके आने से सबका जोश दुगना बढ़ गया। उन्होंने हर अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से भेंट की, घायलों की देखभाल की और तब तक श्रीनगर में रहे जब तक एक एक अधिकारी वापस नहीं हो गया। श्रीनगर में हुई घटनाओं की खबर अखबारों द्वारा पढ़कर, दूरदर्शन पर देख सुनकर हम लोगों की जिन जिन के पति गए हुए थे घर पर 2-3 दिन बाद वापस लौट आने का वायदा करके, उनकी हालत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मेरे घर पर 24 घंटे फोन बजता रहता था कि कोई खबर आई, वहां क्या हो रहा है, कब तक लौटेंगे, आदि आदि। चिंतित तो मैं भी थी। रातों की नींद और दिन का चैन तिरोहित हो गया था। मैं उन्हें क्या जवाब देती? बस यही सांत्वना देती रहती कि सब ठीक है, चिंता मत करिए, शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। श्रीनगर की खबरें विस्तार से तो वापस आने पर ही मिली। उस समय तो बस खैर खबर की सूचना भर मिलती थी। मेरी जिम्मेदारी दुगनी थी, अपनी चिंता को छिपाकर दूसरों का हौसला बढ़ाना। श्रीनगर के अनेक लोग जिन्होंने वहां कर चोरी से अथाह संपत्ति जमा कर रखी थी, ये सोचकर निश्चित हो गए थे कि अब दोबारा आयकर अधिकारी उनके यहाँ छापा डालने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। किंतु होटल में नजारा कुछ और था। कोई भी अधिकारी दिल्ली वापस आने को तैयार नहीं था। हर एक की यही इच्छा थी कि उसे एक बार फिर तलाशी लेने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ली गई तलाशी के दौरान यह प्रमाणित हो चुका था कि श्रीनगर में बेशुमार काला धन छिपा हुआ है। यह काला धन कितनी प्रचुर मात्रा में था, इसका अंदाज वहां की शान शौकत, कोठियों और बंगलों को देखते ही समझ में आ जाता था। एक एक कोठी में 20-20, 25-25 कमरे, पूरा राजसी ठाट बाट, एक एक घर पूरी तरह वातानुकूलित। घरों में रसोई घर इतने बड़े जितने शहरों में शयन कक्ष भी नहीं होते। श्रीनगर शहर की कौन कहे, श्रीनगर से दूर दराज की कोठियों में शान शौकत के पूरे इंतजाम मौजूद थे। फ्रिज, रेडियो, वीडियो, टेप रिकॉर्डर्स की तो कोई गिनती ही नहीं। एक एक कमरे में कीमती और बड़े बड़े 3-3, 4-4 गलीचे, गलीचे भी ऐसे कि एक एक की कीमत लाख-सवा लाख से कम नहीं। चारों ओर लकड़ी की सीलिंग पैनलिंग। लकड़ी पर जो काम था उसका मेहनताना ही उन दिनों 100 रुपए प्रति वर्ग फीट पड़ता था। आश्चर्य कि इन भव्य निवास स्थानों का मूल्य कोई भी मकान मालिक 40-50 हजार से अधिक नहीं बताता था। इराक ईरान की लड़ाई के बाद कश्मीर के गलीचे और कालीन विश्व में बहुत बड़ी संख्या में निर्यात होने लगे थे, पर इस सारे निर्यात पर बिचौलिए हावी थे। कारीगरों को अपनी मजदूरी का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। व्यापारी मालामाल हो रहे थे और मजदूर तथा आम कश्मीरी कंगाल। अगले 2 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। श्रीनगर के लोगों के लिए ये बड़े अचंभे की बात थी।
कि दिल्ली से आए अधिकारी ना तो वापस जा रहे हैं और ना कोई कार्यवाही कर रहे हैं। ब्रॉडवे होटल के बैरो, रिसेप्शनिस्टों और अन्य कर्मचारियों से एक ही बात पूछी जा रही थी, ये लोग कब जाएंगे। 2 दिन के लिए जो जहां था उसी होटल में बंद होकर रह गया। बाहर जाया नहीं जा सकता था, अंदर साथियों का मनोबल बनाए रखना था। ऐसी सब स्थिति का खूबसूरती से सामना करना ठाकुर को खूब आता था। उन्होंने अपने नाटक यहाँ बंदे सस्ते मिलते हैं का रिहर्सल शुरू कर दिया। नाटक में भाग लेने वाले कुछ लोग टीम में मौजूद थे ही, फिर क्या था, स्टेज सज गया। उन्हीं दिनों बंबई से शूटिंग के लिए एक फिल्म पार्टी भी आई हुई थी और इसी होटल में ठहरी हुई थी। राज बब्बर, पूनम ढिल्लो आदि उसमें से थे। वो सब भी दर्शक बन गए। अधिकारियों की हिम्मत की दाद दे रहे थे वो लोग। आयकर अधिकारी भी आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे। वो लोग वापस जाने की बात का प्रचार भी करते रहते थे, जबकि वास्तविकता ये थी कि वो वापस नहीं जा रहे थे। निश्चय ही धीरे धीरे उन्होंने अंदरूनी बातों का पता लगाया होगा, क्योंकि 24 अप्रैल को पुनः उन्हीं स्थानों पर तलाशी का काम प्रारंभ हुआ जहां वो 22 तारीख को सील करके आए थे और जो सीलें अभी तक टूटी नहीं थी। अगले दिन लगभग 125 अधिकारी दिल्ली भेज दिए गए। इन अधिकारियों को भेजने का तात्पर्य भी यही था कि भ्रम की स्थिति बनाए रखी जाए। उसी दिन रात्रि को होटल के एक बंद कमरे में गुरु विलाजी ने कुछ अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा, भारत सरकार के अधिकारी के रूप में तलाशी का काम बगैर पूरा किए लौट जाने से विभाग की और भारत सरकार की बहुत अवमानना होगी, इसलिए तलाशियों का काम दोबारा किया जाए। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि तलाशी के दौरान अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जाएंगे और उनके साथ में एक मजिस्ट्रेट भी होगा। फिर भी उन्होंने कहा, किसी पर कोई दबाव नहीं है, जो छापे पर जाना चाहें वो ही जाएं। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कि ऐसी स्थिति में अगर उनको स्वयं छापे पर जाना होता तो वे जरूर जाते। इसके बाद जितने भी अधिकारी वहां मौजूद थे उनमें एक नया जोश भर गया। सभी छापे पर जाने के लिए तैयार हो गए। 27 अप्रैल को अधिकारी पुनः सक्रिय हो गए। उन्हें पता लगा कि सेब के एक बगीचे में, जो श्रीनगर से 24 किलोमीटर दूर था, एक मकान में 22 अप्रैल की रात्रि को मूल्यवान चीजें और कागजात छिपाए गए हैं। एक टोली सेब के बगीचे की ओर चल पड़ी। पुलिस की मदद से बगीचे को ढूंढ लिया गया। मकान का पता भी लग गया। मकान छोटा सा था और सभी दरवाजे खुले हुए थे। एक कमरे में देखा, अंदर कहीं कुछ नहीं था। दूसरे कमरे में एक व्यक्ति बंदूक लिए बैठा था। कमरे का दरवाजा बंद था। इस सन्नाटे मकान में बंदूकधारी पहरेदार क्यों? सब वहीं ठिठक गए। उस व्यक्ति ने आगंतुकों को देखकर बंदूक तान ली, किंतु पुलिस ने उसे निहत्था कर दिया। ऐसा लगा कि सफलता अब मिलने वाली है। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया गया। घुप अंधेरा, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। निहत्थे अधिकारी उस अंधेरे में टटोल टटोल कर बेखौफ आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही क्षणों में उन्हें पता लगा कि वो एक भूसे की कोठरी में खड़े हैं। कोठरी में एक दूसरे कमरे का दरवाजा था। सतर्कता से सब उस कमरे में पहुंच गए। फिर कहीं कुछ नहीं, फिर वही निराशा, फिर कहीं कुछ ना पाने की हताशा। जब और जांच पड़ताल शुरू की गई और वहां रखे डीजल के बहुत से खाली ड्रमों की तलाशी ली गई, तो उनमें जवाहरात, हीरे, विदेशी मुद्रा, जिसमें पाकिस्तानी मुद्रा भी शामिल थी, मिली। साथ ही बहियां और कागजात भी मिले। इतने में बगीचे के बाहर 400-500 आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जब भीड़ को बताया गया कि अधिकारी
काले धन की खोज में यहाँ आए हैं, तब उन्होंने खुशी से हाथ हिला हिला कर उनका स्वागत किया। अन्य जगहों की तलाशी का भी अच्छा सुफल मिला। आटे की मिल में तो बोरियों में डुप्लीकेट बहियां मिली। यदि थोड़ी देर हो जाती तो ये गेहूं के बोरों में मिल जाती। 27 अप्रैल को 2 बजे की उड़ान से सबको दिल्ली लौटना था, पर तभी सुबह 10 बजे के करीब एक गुप्त बैंक लॉकर का पता लगा। लॉकर खोलने पर सोना, सोने की गिन्नियां और जेवरात मिले। जैसे ही लॉकर में जेवरात मिलने की बात पता चली, बाहर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। अधिकारी बैंक के पीछे के दरवाजे से पुलिस की निगरानी में बाहर आए और एयरपोर्ट की ओर बढ़ चले। दिल्ली जाने वाले सभी यात्री एयर बस में बैठ गए। कुरुविलाजी, के.आर. राघवन और टीपी झुंझुनवाला विमान से बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे अपनी टीम के आखिरी आदमी का, जो लॉकर की तलाशी खत्म करके आने वाला था। उसे छोड़कर वो कैसे जा सकते थे। एयरबस ने वापसी की उड़ान भरी और ठीक समय पर दिल्ली आ पहुंची। और इस तरह संपूर्ण हुआ कश्मीर का तलाशी अभियान। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह का सूरज निकले बहुत देर नहीं हुई थी। सब कुछ आम दिनों जैसा ही था, लेकिन घटना चक्र अचानक इतनी तेजी से घूमा कि एक पूरे युग का दर्दनाक अंत हो गया। मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। ऑफिस से फोन था। आपने कुछ सुना? इंदिरा जी की हत्या हो गई। ऐसा लगा जैसे भयावह अंधकार छा गया। शब्द मुश्किल से निकले। कब? कैसे? मालूम पड़ा इंदिरा जी सुबह 9:40 पर घर से निकलकर समीपवर्ती एक अकबर रोड की ओर बढ़ी कि सुरक्षा कर्मचारी जसवंत सिंह, जो झाड़ियों के पीछे छिपा था, बाहर आया। उसने अपनी स्टेन गन से इंदिरा जी पर गोलियां दागना शुरू कर दिया। एक अन्य सुरक्षा कर्मचारी बेअंत सिंह ने भी पिस्तौल से उन पर गोलियां चलाईं। गोलियां चलने की आवाज सुनकर अन्य सुरक्षा कर्मचारी चौंके। उन्होंने 3 हमलावरों से 2 को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। इंदिरा जी के निजी सहायक आर के धवन कुछ पीछे चल रहे थे। उन्होंने अन्य लोगों की मदद से उन्हें कार में लिटाया और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ले गए। मैं तो जैसे बैठी थी वैसे ही टैक्सी बुलाकर दौड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट की ओर। मन में सोचती जा रही थी, ये कैसा अंधकार है जिसने विवेक और कर्तव्य को विस्मृत कर दिया। नव स्वतंत्र और विकासशील देशों में से सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश अभी तक था जिसने राजनीति से हिंसा को दूर रखकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुरक्षित रखा हुआ था। सत्ता परिवर्तन भी हुए, लेकिन मतदाताओं के फैसले के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से। किंतु पिछले 2-3 वर्षों से देश की राजनीति में तनाव और हिंसा का जो जहर फैला, उसने हमारे आदर्शों की ही हत्या कर दी। पंजाब की घटनाओं के बाद एक आशंका सभी को थी कि आतंकवादी कभी भी किसी भी कीमत पर बदला ले सकते हैं। विदेशी तत्वों की सहायता उन्हें मिल ही रही थी। प्रधानमंत्री तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने की घोषणाएं भी की गई थी, लेकिन वे व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों पर ही रह गई। इंदिरा जी की हत्या की खबर अब तक आग की तरह सब ओर फैल गई थी। हर गली चौराहे पर भीड़ ही भीड़। हर कोई पूछ रहा था वो कैसी हैं। हर मानस प्रार्थना कर रहा था कि वह इस भयावह संकट से बच जाए। मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर पत्रकारों, कैमरामैनों की भारी भीड़ थी। बाहर पुलिस का जबरदस्त इंतजाम। ट्रैफिक पुलिस तत्पर थी कि भीड़ जमा ना हो पाए, किंतु मुश्किल था किसी को रोक पाना। अंदर से लौटते हुए श्री और श्रीमती सेठी दिख गए। मैं उधर को लपकी। लोगों ने उन्हें घेर लिया।
एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार। कैसी हैं इंदिरा जी? कितनी गोलियां लगी? सेठी जी बेहाल। वो क्या बताएं? इतने में मेनका गांधी बदहवास आती दिखाई पड़ी। जैसे जैसे खबर पहुंचती गई, एक के बाद एक मंत्री आते गए। अंदर इंदिरा जी को बचाने की पूरी कोशिश हो रही थी। किसी ने बताया कि 3-4 घंटे ऑपरेशन चलेगा। इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ डॉक्टरों ने उनका जीवन बचाने के लिए ऑपरेशन कर उनके शरीर से 16 गोलियां निकाली, किंतु सब कुछ विफल हो गया। श्रीमती गांधी को मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, ऐसा लगता है। उड़ीसा की एक जनसभा में उन्होंने बहुत भाव विह्वल होकर कहा था, अगर मैं देश की सेवा करते मर भी जाती हूँ तो मुझे इस पर नाज होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे खून का हर कतरा राष्ट्र के विकास में योगदान करेगा और उसे मजबूत और गतिशील बनाएगा। मैं तत्काल वापस लौटी ऑफिस की ओर। साप्ताहिक हिंदुस्तान का जो अंक प्रेस में जा रहा था, उसमें फेरबदल करना था। दिमाग में चल रही थी पिछले 1-2 दिन की घटनाएं। कैसे हुआ ये सब? क्या सब कुछ सुनियोजित था? हत्यारों ने ऐसा दिन चुना था जब राष्ट्रपति जेल सिंह विदेश यात्रा पर थे। राजीव गांधी भी पश्चिम बंगाल गए हुए थे। एक दिन पहले ही इंदिरा जी के पोते राहुल और पोती प्रियंका की सफेद रंग की एम्बेसडर कार को वेलिंगटन क्रिसेंट और सरदार पटेल मार्ग के मोड़ पर एक मैटाडोर ने टक्कर मारी थी, जिसमें राहुल और प्रियंका दोनों घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री निवास पर तैनात सुरक्षा कर्मचारी मंगलवार की रात को ही बदल दिए गए थे। जिस सुरक्षा कर्मचारी को 3-3.5 साल पहले सुरक्षा ड्यूटी से हटा दिया गया था, उसे पुनः ऐसे नाजुक स्थान पर क्यों लिया गया? ये सब बातें तो किसी सुनियोजित षड्यंत्र की ओर ही इशारा करती थी। खैर, ऑफिस पहुंची तो कॉरिडोर में ही हमारे विशेष संवाददाता टकरा गए। मैंने उन्हें देखते ही कहा, अरे आप यहाँ? आपको तो इंस्टीट्यूट में होना चाहिए था। उनका जवाब था, मैं तो आपकी राह देख रहा था। ऐसी थी साप्ताहिक हिंदुस्तान के स्टाफ की तत्परता। ऐसे मौके पर जब उन्हें घटना स्थल पर होना चाहिए, कैमरा टीम के साथ वो संपादक का इंतजार कर रहे थे। स्टाफ की यही मनस्थिति और काम करने का ढंग था जिसे मैं भरसक कोशिश करके बदल रही थी, और मुझे अभी तक आंशिक सफलता ही मिली थी। मैं चाहती थी साप्ताहिक हिंदुस्तान का जो अंक प्रेस में है, उसका कवर अभी तक छपा नहीं है, केवल प्रोसेस में है, उसे बदलकर इंदिरा जी का चित्र कवर पर लिया जाए। ऑफसेट डिपार्टमेंट के बिजनेसी इस बात पर राजी नहीं हुए। मैंने कहा, ये तो करना पड़ेगा। इस प्रकार साप्ताहिक हिंदुस्तान ही पहली पत्रिका होगी जो बिल्कुल सामयिक बनेगी। अंदर के भी 1-2 पृष्ठ बदलने पड़ेंगे। बिजनेसी ने एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नरेश मोहन जी से बात की और मुझसे कहा कि बिना ऊपर से ऑर्डर आए मैं तो नहीं कर सकता। मैंने इंदिरा जी के चित्र की व्यवस्था कर ली थी। मैं नरेश मोहन जी के पास गई और उन्हें बताया कि ऐसी स्थिति है। वो पहले तो इस बात पर राजी ही नहीं हुए, एकदम मना कर दिया कि ये तो अब नहीं हो सकता। किंतु मेरे बार बार अपनी बात पर अड़े रहने के कारण उन्हें मानना ही पड़ा। मैंने उन्हें समझाया, जो कवर जा रहा था उसका अभी केवल कलर सेपरेशन ही हुआ है, उसका अगले अंक में प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार ना तो कागज का और ना ही समय का दुरुपयोग होगा। बात नरेश मोहन जी की समझ में आ गई और साप्ताहिक हिंदुस्तान पहली पत्रिका थी जिसके मुख पृष्ठ पर इंदिरा जी का चित्र था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि साप्ताहिक 3 हफ्ते पहले की योजना से चलता था। साप्ताहिक हिंदुस्तान छप तो गया, पर 2 दिन तक उसका वितरण ही नहीं किया गया। जब पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इतनी सब झंझट करने का लाभ क्या मिला।
सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का कहना था कि शहर में दंगों के कारण हॉकर बहुत कम आए हैं। मेरी समझ में किसी भी अखबार के दफ्तर के लिए ये बड़ी लज्जाजनक बात थी। मैंने फिर मैनेजमेंट का दरवाजा खटखटाया। मेरा तर्क था कि यदि हॉकर नहीं आ सके तो गाड़ी भेजकर घर से 2-3 हॉकरों को पिक करवाया जा सकता था। मुझे लगा मेरे उत्साह को अति उत्साह माना जा रहा है। वह स्पिरिट ही किसी में दिखाई नहीं पड़ी कि एक साप्ताहिक पत्रिका जिसने एक सामयिक घटना को इतनी तत्परता से कवर किया हो, सबसे पहले बाजार में आए। वैसे मैनेजमेंट का यह सौतेला व्यवहार न केवल साप्ताहिक हिंदुस्तान बल्कि हिंदी के प्रति सदैव ही रहा है। ठाकुर उन दिनों बंबई गए हुए थे। दिल्ली की खबरें सुनकर रात के करीब 8 बजे तक जब मैं घर नहीं पहुंची, तब उनका बंबई से ऑफिस में फोन आया कि मैं बाहर ना निकलूं। सुना है शहर में दंगे हो रहे हैं। बात सही थी। चारों ओर भय का वातावरण था, पर मैं जिस पद पर थी उसकी मांग थी कि मैं देखूं कहां क्या हो रहा है और उसको अपनी पत्रिका में स्थान दूं। मैंने उन्हें तो दिलासा दिया कि वो निश्चित रहें, पर स्वयं शहर का एक चक्कर लगाने का निश्चय किया। अकेले जाना ठीक नहीं समझा। हिंदी के प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का फोन आया। भाभी, शहर के दंगों के क्या हाल हैं? शर्मा जी हमारे घनिष्ठ पारिवारिक मित्रों में से हैं। कहना चाहिए परिवार के सदस्य ही हैं। ऐसे मित्र जिन पर विश्वास किया जा सकता है और निर्भर भी रहा जा सकता है। मैंने पूछा, आप चलें तो शहर का एक चक्कर लगाकर देखाएं। शायद शर्मा जी ने सोचा कि टीपी भाई यहाँ है नहीं और भाभी मानने वाली नहीं है, जाएंगे जरूर, इसलिए मेरी सुरक्षा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और वो झट राजी हो गए। इस प्रकार उस भयावह सन्नाटे में हम लोग शहर का आंखों देखा हाल जानने के लिए निकल पड़े। जो देखा उसका वर्णन करते और लिखते आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदमी को हिंसक पशु बनते उसी दिन देखा। पशु भी कैसा, पागल पशु।